हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेवऑप्स रोड मैप के बारे में। तो बेसिकली हमें पहला जो चीज़ होता है डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए तो वो लिनक्स होता है। तो लिनक्स इज़ मस्ट। सबसे पहले आप लिनक्स पढ़ो, फिर ही कोई चीज़ आप पढ़ना है डायरेक्ट AWS ऐसे मत जाना, पहले आप लिनक्स पढ़ना। तो लिनक्स तो काफ़ी वाइड है, तो आप लोग पूछोगे कि क्या-क्या लिनक्स में पढ़ना है। तो जो पहला चीज़ है वो आप फ़ाइल सिस्टम पढ़ सकते हो लिनक्स का। तो फ़ाइल सिस्टम जैसे कि आप ने फ़ाइल आपको फ़ाइल क्रिएट करना है लिनक्स में, तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए कुछ कमांड्स होती हैं, तो जो जितने भी फ़ाइल सिस्टम्स की कमांड्स होती हैं, वो आप पढ़ लो। गूगल पे डालो या चैटजीपीटी से पूछ लो, वो आपको सारी कमांड बता देगा। अब मैं आपको उसका यूज़ केस भी बताता हूँ कि हमें कैसे जैसे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमें कैसे यूज़ होता है। तो अगर सपोज़ हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है ना? तो हम लोग क्या करते हैं कि कमांड यूज़ करते हैं बेसिकली। जैसे डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो mkdir, या फ़ाइल क्रिएट करनी है, खाली फ़ाइल क्रिएट करनी है तो टच कमांड यूज़ करते हैं, या तो vi यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारी कमांड्स होती हैं, तो वो आप एक-एक कमांड देख सकते हो और उसको अच्छे से पढ़ लो, और उसका क्या यूज़ है ये भी आपको आना चाहिए। पढ़ना मतलब नहीं है, बट उसका क्या यूज़ केस है, कब यूज़ होना चाहिए, वो आपको आना चाहिए। आप चैटजीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो, उससे पूछ सकते हो कि हाँ, ये मैं कब यूज़ कर सकता हूँ, ये वाली कमांड। तो आपको ये पूरी कमांड्स पढ़ना है। जैसे और मैं और कुछ एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको एक फ़ाइल एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी पे कॉपी या मूव करनी है, तो उसके लिए कॉपी कमांड होती है, मूव कमांड होती है। तो ये सारी चीज़ें आप कमांड्स आपको आनी चाहिए। तो फाइल सिस्टम की जितने भी कमांड्स होती हैं वो आप पढ़ लो। आ, और दूसरा है फाइल परमिशन। हाँ, तो फाइल फिर आप फाइल सेकंड मतलब फाइल परमिशन की आप जितनी भी कमांड्स हैं वो पढ़ लो। जैसे फाइल परमिशन की कमांड्स हो गई हैं। जैसे आपने एक फ़ाइल क्रिएट की, अब उस फ़ाइल को कौन-कौन एक्सेस कर सकता है, और जो एक्सेस कर रहा है उसके पास क्या-क्या एक्सेस होने चाहिए। रीड का एक्सेस होना चाहिए, राइट का एक्सेस होना चाहिए, एग्जीक्यूशन का एक्सेस होना चाहिए। सपोज़ आपने एक स्क्रिप्ट रेडी की और उसको स्क्रिप्ट को आपने एक फ़ाइल में स्टोर कर दी और .sh एक्सटेंशन दे दिया, myscript.sh, तो उसमें आपने स्क्रिप्ट लिख दी। अब वो आपने लिखी है तो आपको ही एग्ज़ीक्यूशन का भी एक्सेस होना चाहिए, राइट? तो वो आप कैसे उस फ़ाइल को वो परमिशंस प्रोवाइड करोगे, तो वो होती है फ़ाइल परमिशन एक्चुअली। तो जितनी भी कमांड्स होती हैं वो आप अच्छे से पढ़ लो, उसका यूज़ केसेस क्या होता है ये पढ़ लो। क्योंकि यूज़ केसेस जैसे मैंने बताया कि उस फ़ाइल को किस चीज़ का एक्सेस होना चाहिए, जैसे रीड का, राइट का या एग्ज़ीक्यूशन का। अब सपोज़ कोई ग्रुप का मेंबर है, अब अ, आपने तो स्क्रिप्ट बनाई बट कोई ग्रुप मेंबर है और उसको एक्सेस तो करना है, रीड करना है बट एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो आप उस ग्रुप को क्या एक्सेस दोगे? अगर वो यूज़र ग्रुप के अंडर आता है तो आप उसको रीड एक्सेस दे सकते हो, है ना? राइट का एक्सेस देना नहीं है आपको, कि आप नहीं चाहते हो कि आपकी फ़ाइल को कोई कुछ करे। ठीक है? और एनीवन एल्स होता है वो आप पढ़ लोगे अच्छे से, तो वो अगर मैं समझाने लग जाऊँगा तो काफ़ी डिटेल वाला वीडियो हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ। इसके लिए मैं अलग ऐसा ट्यूटोरियल वीडियो बना सकता हूँ। तो ये हो गया। फिर आप पढ़ लो यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सपोज़ आपके ग्रुप में या आपके टीम में या किसी और टीम में एक नया मेंबर जॉइन होता है और उसे एक्सेस चाहिए, सपोज़ जेनकिन सर्वर का या जंप सर्वर का एक्सेस चाहिए। तो आपको एज़ अ डेवऑप्स इंजीनियर बोला जाएगा कि इस यूज़र का जीरा टिकट मिलेगी आपको कि हाँ, इस यूज़र का आप यूज़र क्रिएट कर दो जेनकिन सर्वर पे। तो आपको कमांड आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको कमांड आनी चाहिए, तभी तो यूज़र क्रिएट कर पाओगे कि हाँ, ये कमांड है, इस कमांड से मैं यूज़र क्रिएट कर पाऊँगा। और उसे क्रूस किस ग्रुप में डालना है, उसको रूट एक्सेस देना है कि नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब आप पढ़ लो यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट। तो इसमें बेसिकली क्या है कि सपोज़ आपके टीम में एक नया मेंबर आया हुआ है, या किसी अदर टीम में कोई एक नया मेंबर आया है और आपको कहा जा रहा है कि एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको कहा जा रहा है कि आपको एक यूज़र क्रिएट करना है जेनकिन सर्वर पे। तो आपको कमांड आनी चाहिए, राइट? कौन सी कमांड होती है, उसको ग्रुप में ऐड करने के लिए कौन सी कमांड होती है, उसको रूट एक्सेस देना है कि नहीं देना है, उसकी क्या कमांड होती है। तो ये सारी कमांड आपको आनी चाहिए। फिर इसके बाद आप पढ़ सकते हो प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है? तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है कि आप लिनक्स सर्वर पे
कोई एप्लीकेशन चला रहे हो या कोई सर्विस चला रहे हो, तो क्या होता है बैकएंड पे एक प्रोसेस चलती है, उसको एक पीआईडी नंबर भी मिलता है। तो जब उसकी कुछ कमांड्स होती हैं जैसे पीएसऑक्स हो गई है, तो आप जब वो चलाते हो, रन करते हो कमांड, तो आपको पीछे दिखता है कि हाँ वो प्रोसेस, वो सर्विस, वो एप्लीकेशन कितना सीपीयू यूटिलाइज कर रहा है, कितना मेमोरी यूज़ कर रहा है, कितना थ्रेड यूज़ हो रहे हैं, कौन सा फाइल, कौन से डायरेक्टरी पे वो रन हो रहा है। ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाती है। अगर आपको प्रोसेस किल करनी है तो कौन सी कमांड यूज़ होनी चाहिए, ठीक है? तो जितनी भी कमांड्स हैं आप उसको एकदम अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? अब आप पढ़ सकते हो सर्विस मैनेजमेंट। तो सर्विस मैनेजमेंट क्या होता है कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन रन करनी है, या आपकी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है, इनेबल करना है, स्टॉप करना है, तो उस केस में ये सर्विस मैनेजमेंट की कमांड्स यूज़ होती हैं, मतलब सिस्टम डी कमांड्स। तो इसमें होती हैं सिस्टम सीटीएल से चालू होती हैं, जैसे सिस्टम सीटीएल स्टार्ट योर एप्लीकेशन नेम, है ना? तो सिस्टम सीटीएल स्टॉप, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट, अगर आपको अपने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना है, तो ये सारी कमांड्स होती हैं, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद पढ़ सकते हो नेटवर्किंग की कमांड्स। तो बेसिकली नेटवर्किंग कमांड जैसे कर्ल हो गई, एनसी हो गई, टेलनेट हो गई, नेट स्टार्ट हो गई, पिंग हो गई, काफ़ी सारी कमांड्स हैं, डब्लू गेट हो गई। तो ये सब कमांड आपको आनी चाहिए। जैसे अब मैं इसका आपको रियल यूज़ केस बताता हूँ कि मुझे एक एप्लीकेशन ए था और एप्लीकेशन बी था, तो मुझे एप्लीकेशन ए वाली मशीन, मतलब एप्लीकेशन ए को एप्लीकेशन बी से कनेक्ट करना था। तो मैंने कनेक्टिविटी तो कर दी थी, बट तब भी जब मैं पिंग कर रहा था एप्लीकेशन ए के वर्चुअल मशीन की आईपी को, तो वो पिंग नहीं हो रही थी। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप पे पोर्ट मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था। तो आप इसमें टेलनेट कमांड यूज़ कर सकते हो फिर डीबग करने के लिए, काफ़ी सारी कमांड होती है। तो हाँ, ये यूज़ केस है एक्चुअली, तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए नेटवर्किंग कमांड्स। तो फिर आप उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट की कमांड्स पढ़ सकते हो, क्या होता है डिस्क मैनेजमेंट, ये सब पढ़ सकते हो। तो मैं आपका इसका एक एग्जांपल देता हूँ। तो हुआ क्या था कि जेनकिंस सर्वर हम लोग यूज़ करते करते थे, तो उसका 1 टीबी का हमने स्टोरेज रखा हुआ था। अब 1-2 साल हो गए हैं उसे, और जॉब्स भी काफ़ी चलती थी, तो वो जो 1 टीबी जो डेटा था वो पूरा फुल हो गया, मतलब 1000 जीबी का था वो। तो अब यूज़र रन कर रहा है जेनकिंस जॉब, बट उसको एरर आ रहा है कि डेस्क स्पेस इज़ फुल। तो फिर हमें पिंग आता है कि इसको रिज़ॉल्व करो एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो फिर मुझे एक नई डिस्क लेनी पड़ी, फिर मुझे अपने लिनक्स में एसएसएच करना पड़ा। फिर काफ़ी सारी कमांड होती हैं, एलएसबीएल के रीसाइज़ कमांड, तो ये सब कमांड आपको आनी चाहिए, और ये रियल यूज़ केस है, तो ये भी आपको डिस्क मैनेजमेंट तो काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। df-h क्या होता है, फाइल सिस्टम की लिस्ट करना है तो उसके लिए क्या कमांड है, तो ये सब कमांड्स आप अच्छे से पढ़ लो। फिर आता है लॉग मैनेजमेंट। आप फिर लॉग मैनेजमेंट की जितनी भी कमांड्स होती हैं वो पढ़ सकते हो। तो कि जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आप एक एप्लीकेशन रन कर रहे हो लिनक्स सर्वर पे, ठीक है? अब आपको देखना है कि उसके लॉग्स क्या है। कुछ इशू आ गया एप्लीकेशन में, और डेवलपर ने आपको रिपोर्ट किया कि एप्लीकेशन सही से चल नहीं रहा है। तो आप क्या करोगे, लॉग्स चेक करोगे, राइट? तो आप लॉग्स चेक करते हो, तो लॉग्स कैसे चेक करना है आपको, वो कहाँ पे प्रेजेंट है ना, वो लॉग्स, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपको कैसे देखना है, क्योंकि अब लॉग्स में तो कई सारे हज़ारों लाइंस होती हैं, है ना, लॉग्स की। तो अब आपको उसको फ़िल्टर करना है। अब सपोज़ आपको लास्ट 10 लाइंस देखनी है लेटेस्ट वाली, तो उसके लिए टेल कमांड यूज़ होती है। और अगर आपको स्पेसिफिक कीवर्ड चाहिए, जैसे एरर वाला कीवर्ड चाहिए लॉग फाइल में, आपको डायरेक्टली एरर देखना है, तो ग्रेप कमांड यूज़ कर सकते हो आप, है ना? तो ये ऐसे काफ़ी सारी कमांड होती हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हो। अब आप इसका
एक प्रैक्टिस भी कर सकते हो या चैटजीपीटी से पूछ सकते हो कि इसका यूज़ केसेस क्या है, एक लॉग फाइल बनाओ, उसमें मुझे ग्रैब करनी है, एरर ग्रैब करनी है, तो वो आपको हेल्प कर देगा काफ़ी अच्छे से। तो आप भी कमांड कर सकते हो अपने लिनक्स सिस्टम। अब आपको ये परफॉर्म भी करना है सिस्टम, ऐसा नहीं कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, आप कमांड कर रहे हो। तो अपना एक AWS में टर्मिनल बनाओ, 6 महीने के लिए फ्री भी होता है वो, 200 फ्री नहीं, 200 क्रेडिट मिलते हैं आपको। तो एक वर्चुअल मशीन बना लो RT2.micro की, और वहाँ पे लॉगिन कर लो, SSH कर लो, और वहाँ पे सीखो आप कमांड, तभी आपको दिमाग में याद रहेगा। नहीं तो फिर आप पढ़ोगे, आज पढ़ोगे, फिर कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ होता है ये कि इसलिए मैंने होता था एक्चुअली। तो इसलिए आप इसका काफ़ी ध्यान रखो कि आप पढ़ तो रहे हो, बट उसका प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको टेक्स्ट प्रोसेसिंग की कमांड पढ़नी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रेप हो गई, ऑक हो गई, सेट कमांड हो गई। आप देख सकते हो, अगर मेरे पुराने ट्यूटोरियल्स आपने देखे होंगे डेवऑप्स प्रोजेक्ट वाले, तो उसमें मैंने सेट कमांड काफ़ी यूज़ किया है, ग्रेप भी यूज़ किया होगा। तो ये बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी शेल स्क्रिप्टिंग के लिए। जब आप स्क्रिप्ट तैयार करते हो तो उसमें ये कमांड्स काफ़ी यूज़फुल होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एक। मुझे जितनी भी लॉग फाइल थी, उसको वो कॉपी करके AWS S3 बकेट में पेस्ट करनी थी। तो इसके लिए मैंने कॉपी वगैरह AWS S3 कमांड यूज़ किया था, और जितने भी एरर थे उसको एक अलग फाइल में, एरर फाइल में करना था, तो मैंने वहाँ पे ग्रेप यूज़ किया था। और आप मेरे डेवॉप्स प्रोजेक्ट वाले वीडियो में देख सकते हो कि मुझे डिप्लॉयमेंट फाइल में इमेज टैग रिप्लेस करना था, तो उसके लिए मैंने सेट कमांड यूज़ की थी। तो ये काफ़ी यूज़फुल कमांड है। आप चैटजीपीटी से पूछो कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग कमांड क्या क्या होती है, वो आपको सब बता देगा। कट क्या होता है, ट्रिम क्या होती है, ये सारी कमांड बहुत बहुत यूज़फुल है और आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग शेल स्क्रिप्टिंग की तैयारी करो। कोई भी स्क्रिप्टिंग पकड़ लो, जैसे मैंने बोला कि आपको आपके सिस्टम की फ़ाइल S3 बकेट में स्टोर करनी है, तो उसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखो एक, ठीक है। और हाँ, एक फ़ाइल एक जगह से दूसरे सिस्टम में कॉपी करना है, तो उसके लिए एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखो आप। फिबोनाची की लिख लो, प्राइम नंबर की लिख लो, ऑड नंबर की स्क्रिप्ट बना के लिख लो। तो ये काफ़ी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि डेवऑप्स में स्क्रिप्टिंग इज़ मस्ट। पाइथन भी मस्ट है, बट शेल स्क्रिप्टिंग तो वेरी वेरी मस्ट है। चलो ठीक है, आपको अगर पाइथन अच्छे से नहीं भी आता होगा तो ठीक है, बट शेल स्क्रिप्टिंग आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर कोई भी स्क्रिप्ट लिखनी है CI/CD के, तो वो शेल में अदर वेज भी है, YAML भी है, ग्रूवी भी है, बट शेल अगर आपको आती है तो आप मैनेज कर लोगे, आपको बाकी चीज़ें भी समझ में आ जाएगी ईजी। फिर इसके बाद आप पढ़ सकते हो SSH कि कैसे SSH करना है, कैसे SCP करना है। जैसे कि आपको जंप सर्वर में लॉगिन करना है, जंप सर्वर से आपको EKS क्लस्टर के सर्वर पे लॉगिन करना है, तो उसको उसकी क्या कमांड होती है, या किसी और सर्वर पे कमांड आपको SSH करना है उसके थ्रू, जंप सर्वर के थ्रू, तो कैसे आप करोगे SSH कमांड से। या आपको एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे फाइल ट्रांसफ़र करनी है, तो उसके लिए SCP कमांड कैसे यूज़ करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। हाँ, और किस किस ने लॉगिन किया है, अगर कुछ इशू आ जाता है तो ये SSH की कमांड्स होती हैं, कि जैसे हिस्ट्री कमांड होती है कि क्या क्या आपने लास्ट कमांड चलाई है। और आप एक डायरेक्टरी भी होती है, तो उससे आप पता कर सकते हो कि किसने किस टाइम पे लॉगिन किया है। ये सब बहुत ज़रूरी है आपको, कि सपोज़ आप किसी यूज़र ने कुछ कर दिया, अब आपको पता करना है कि किसने किया है, किस यूज़र ने उस कमांड को रन किया जिस वजह से ये इशू आया। तो ये को आना चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है, SSH वाली। सो मुझे लगता है कि इतना इनफ है लिनक्स के लिए। अगर आप कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है कि आप अपने आप को जितना इम्प्रूव करोगे उतना ही आपके लिए ही अच्छा होगा। तो ये था लिनक्स के बाद। अब आपने लिनक्स पढ़ लिया है, ठीक है। अब लिनक्स के बाद आपको आना है नेटवर्किंग पे। तो नेटवर्किंग में अब आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले DNS पढ़ लो, डोमेन नेम सर्विस, और डोमेन नेम रेजोल्यूशन कैसे होता है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ मेरी वेबसाइट है DevOpsEngine.cloud, ये आपने एंटर की अपने ब्राउज़र पे। अब ये जो मेरा जो वेबसाइट है, ये मैंने AWS के मुंबई डेटा सेंटर पे होस्ट किया है, मैंने वर्चुअल मशीन वहाँ पे लिया हुआ है। तो उसको जो वर्चुअल मशीन है उसको IP एड्रेस टैग है, और ये जो मैंने डोमेन लिया हुआ है ये मैंने दूसरे प्रोवाइडर से ख़रीदा हुआ है। तो आपको
ये देखना है अभी कि जब आप एंटर करते हो ब्राउज़र पे तो वो आईपी पे कैसे रिज़ॉल्व करता है, ये आपको आना चाहिए। वो कैसे वहाँ तक के डेस्टिनेशन पे पहुँचा, वो आपको आना चाहिए। और अगर मेरे वेबसाइट पे एसएसएल हैंडशेकिंग भी है एन्क्रिप्शन के लिए, तो वो हैंडशेकिंग कैसे हो रही है ब्राउज़र और मेरे सर्वर के बीच में, ये भी आपको आना चाहिए। तो डीएनएस आपको आना चाहिए और डीएनएस रिज़ॉल्यूशन आना चाहिए और एसएसएल कैसे हैंडशेकिंग होती है वो आना चाहिए। अब ये हो गया डीएनएस के बाद फिर आप आईपी एड्रेस पे आ जाओ। तो आईपी एड्रेस के 2 टाइप होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। तो ये आपको आना चाहिए। कब प्राइवेट यूज़ होता है, कब पब्लिक यूज़ होता है, ये आपको आना चाहिए। आईपी की रेंजेस क्या होती है, क्लासेस क्या होते हैं, ये आपको आना चाहिए। क्योंकि जब आप AWS में VPC क्रिएट करते हैं तो आपको साइडर रेंजेस देनी पड़ती है, ठीक है। तो आप सपोज़ अगर मैंने साइडर रेंज दी है 10.0.0.0/16, तो मेरे पास कितनी आईपी एड्रेस है ये आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। जब आप सबनेट क्रिएट करते हैं तो भी आपको आईपी की साइडर रेंजेस देनी पड़ती है। सपोज़ 10.0.24.0/24 या 10.0.0.0/26, 10.1.0.0/24। तो इसमें कितनी आईपी एड्रेस बनेगी ये आपको आना चाहिए। ये आप पे भी रिक्वायरमेंट है, मतलब सामने से भी रिक्वायरमेंट, मुझे 256 आईपी एड्रेस का ही सबनेट चाहिए। तो आपको वो प्रॉपर आईपी एड्रेस की रेंज आनी चाहिए कि हाँ, उतनी रेंज, इस आईपी रेंज अगर मैं डालूँगा तो उतनी मुझे आईपीज़ मिलेंगी। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया, तो इसके बाद आप आ जाओ पोर्ट्स पे, ठीक है। पोर्ट्स कौन-कौन से पोर्ट्स होते हैं, कई सारे पोर्ट्स होते हैं, 80 होता है, 443 होता है, 22 होता है ना? तो ये सारे पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको, है ना? कि कब हम लोग एसएसएच की जब हम लोग यूज़ करते हैं तो 22 पोर्ट यूज़ होता है, जब हम लोग एचटीटीपीएस यूज़ करते हैं तो 443 पोर्ट यूज़ होता है, जब हम लोग एचटीटीपी यूज़ करते हैं तो 80 पोर्ट यूज़ होता है। तो बहुत सारे पोर्ट होते हैं, आपको पोर्ट की इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए और कब किसके लिए यूज़ होता है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आप प्रोटोकॉल्स पढ़ लो कि कौन-कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि टीसीपी प्रोटोकॉल हो गया, यूडीपी प्रोटोकॉल हो गया, एसएसएच प्रोटोकॉल हो गया, एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल हो गया, एचटीटीपी प्रोटोकॉल हो गया। तो सारे प्रोटोकॉल्स के भी आपके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये प्रोटोकॉल्स हो गया, फिर आप आ जाओ AWS पे। वीपीसी क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो एक बाउंड्री जब आप AWS अकाउंट क्रिएट करते हो तो डिफ़ॉल्ट वीपीसी तो क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप खुद से भी क्रिएट करना चाहते हो तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। तो वो वीपीसी मेन पॉइंट है, मतलब आप जब रिसोर्स अगर बनाना चाहोगे AWS पे तो आप सबसे पहले आपको वीपीसी क्रिएट करना पड़ेगा। तो वीपीसी में साइडर रेंजेस देनी पड़ेगी। तो वीपीसी क्या होता है, कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब वीपीसी होने के बाद अब आप आ जाओ सबनेट पे। तो जब आप वीपीसी पे सपोज़ आप साइडर दे रहे हो 10.0.0.0/16, तो कई सारी आईपीज़ क्रिएट होती है, 64,000 समथिंग आईपीज़ और लैक्स, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, बट काफ़ी सारी आईपीज़ होती हैं। तो हमें इतनी आईपीज़ की अभी क्या होता है कि इतनी वाइड आईपीज़ को मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको और मैनेजेबल बनाने के लिए हम लोग सबनेट यूज़ करते हैं। तो सबनेट में क्या होता है, हम लोग उसको चंक्स में डिवाइड कर देते हैं इतने बड़े साइडर को। तो हम लोग उसी में से एक एड्रेस लेके, सपोज़ मुझे 256 का चाहिए, तो सबनेट मैं वो 256 आईपी के लिए /24 कर दूँगा, तो वो 256 हो जाएगा, ठीक है। तो सबनेट क्या होता है, कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ये आपको आना चाहिए। अब सबनेट में क्या होता है कि प्राइवेट और पब्लिक होता है, तो ये भी आपको आना चाहिए कि कब मुझे प्राइवेट सबनेट यूज़ करना है, कब पब्लिक यूज़ करना है, और प्राइवेट सबनेट को प्राइवेट सबनेट कैसे बनाते हैं, पब्लिक को पब्लिक सबनेट कैसे बनाते हैं, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब आप आ जाओ सिक्योरिटी ग्रुप में। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है कि जब आप कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो तो आप एक सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट करते हो उस पे अटैच करने के लिए। तो आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके वर्चुअल मशीन पे कौन सा नेटवर्क आना चाहिए और कौन सा नहीं, और कौन सा जाना चाहिए और कौन सा नहीं, ये भी आप डिसाइड करते हो, ठीक है।
तो ये सिर्फ ये भी आपको पता चले कि सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है। फिर आप नैकल पे आ जाओ, तो नैकल क्या होता है कि अब आपका जो ग्रुप ऑफ सबनेट होता है ना, उसको मैनेज करने के लिए, उसकी नेटवर्किंग मैनेज करने के लिए यूज़ होता है कि कौन सा उस सबनेट पे नेटवर्क आ सकता है और कौन सा ट्रैफिक नहीं आ सकता है, तो वो डिसाइड करने के लिए होता है। अब इसके बाद आप लिनक्स में फायरवॉल्स पढ़ लो, तो मैंने 2 फायरवॉल्स पे काम कर किया हुआ है। जैसे एक फायरवॉल आईडी हो गया है और एक आईपी टेबल रूल हो गया है। तो ये आप 2 फायरवॉल सेम ही काम है। लिनक्स के अंदर कौन सा, मतलब वो जो लिनक्स का जो ओएस है उस पे भी हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि ट्रैफिक कौन सा आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए। तो ये एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी और बढ़ा देता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, फिनटेक कंपनी यूज़ करती है इसको। अब आप फिर इसके बाद क्या करो कि राउटिंग पढ़ लो। तो अभी राउट टेबल्स कैसे मैनेज करते हैं हम लोग, तो प्राइवेट राउट टेबल भी कैसे बनता है और पब्लिक राउट टेबल कैसे बनता है, ये आपको आना चाहिए, है ना। तो राउट टेबल बेसिकली अब मेरा जो सर्वर है, मेरी जो वेबसाइट है, जो मैंने अपनी वेबसाइट होस्ट किया है, वो तो AWS में है। ठीक है, तो अब AWS का तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे आ, उसको नेटवर्क को मेरे वर्चुअल प्राइवेट पे ही उसको मैप करना है। तो वो हम लोग राउट टेबल क्रिएट करके उसमें एंट्री करते हैं और बताते हैं कि अगर रिक्वेस्ट ऐसे इससे आ रही है तो यहाँ पर मूव कर दो। तो ये हम लोग राउटिंग टेबल में बेसिकली डिफाइन करते हैं। तो राउट टेबल आना चाहिए आपको। फिर उसके बाद आपको आना चाहिए लोड बैलेंसर। की लोड बैलेंसर काफ़ी यूज़ होता है, क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, कौन कौन से लोड बैलेंसर के टाइप होते हैं, ये आपको आना चाहिए। कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं राउटिंग की, जैसे राउंड रॉबिन हो गया, है ना, लीस्ट वाली पॉलिसी हो गई, तो सारी पॉलिसीज़ आपको आनी चाहिए, है ना। तो ये हो गया लोड बैलेंसर, आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ सकते हो कि नैट क्या होता है ना, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो क्या होता है कि आपका अगर सपोज डेटाबेस सर्विस प्राइवेट सबनेट पे है, तो उसको इंटरनेट एक्सेस नहीं होता है, तो वो अब क्या, उसको हम लोग को अपडेट कराना है। ठीक है, तो अगर इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं है तो वो अपडेट कैसे करेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग नैट कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि वो हम लोग पब्लिक सबनेट पे होस्ट करते हैं। तो ये आपको आना चाहिए, कब करते हैं, क्यों करते हैं, है ना। अगर अभी मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको ये खुद से पढ़ना है और कब यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, ये आपको ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, तो नैट पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद आप VPC पीरिंग पढ़ लो। तो क्या होता है कि अगर आप 2 VPC क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, एक VPC में आप रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो, 2 रिसोर्स है, सपोज 2 वर्चुअल मशीन एक ही VPC के अंदर आपने क्रिएट की, तो वो कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे से। आप जब पिंग करोगे दूसरे वाले IP को, तो आप पिंग कर पाओगे। बट अगर सेम मशीन दूसरे VPC में है तो आप कनेक्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा दोनों VPC। तो उसके लिए हम लोग VPC पेयरिंग यूज़ करते हैं। तो ये आना चाहिए आपको कि VPC पेयरिंग हम लोग कब यूज़ करते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं इसके। एक डिसएडवांटेज पढ़ लो, फिर आपको समझ में आएगा कि मुझे इसके बाद ट्रांजिट गेटवे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर ट्रांजिट गेटवे पे फिर आपको समझ में आएगा कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेज है। फिर उसके बाद आपको VPC लैटिस पे आ पाओगे। तो ये आपको सोचने की क्षमता भी आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर आपने ये पढ़ लिया। ठीक है, फिर अब आप ये करो, मुझे लगता है कि अब इतना इनफ है नेटवर्किंग। मतलब है तो काफ़ी वास्ट, बट इतना अभी इनिशियली बिगनर्स के लिए मुझे लगता है कि इतना इनफ है। फिर इसके बाद आप ये पढ़ने के बाद आप थोड़ा ट्रबल शूटिंग करो। क्या करो, आप AWS का अकाउंट ओपन करो। ठीक है, वहाँ पर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करो VPC के अंदर, सबनेट VPC क्रिएट करो, सबनेट क्रिएट करो, फिर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करो। वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट करो। ठीक है, सेम VPC पे अब ट्राई करो पिंग करने का, है ना। पिंग कर रहे हो तो पिंग हो रहा है क्या दूसरा IP। और फिर बाद में आप टेलनेट करके देखो एक वर्चुअल मशीन से दूसरे वाले पे, क्या मैं 22 पे टेलनेट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं कर पा रहा हूँ तो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ChatGPT से वेरी हेल्प, वी आर वेरी लकी कि हम लोग इस जनरेशन में भी है कि हमें ये सब AI हमारे पास में है, तो हम लोग काफ़ी सीख सकते हैं चीज़ों से। तो आप ChatGPT की काफ़ी हेल्प ले सकते हो, ट्रबल शूट करो। हाँ, और एक प्राइवेट सबनेट पे
एक प्राइवेट सबनेट कॉन्फ़िगर करो और उसमें एक प्राइवेट वर्चुअल मशीन क्रिएट करो, ठीक है? अब वहाँ पे एक डेटाबेस इंस्टॉल करो और डेटाबेस इंस्टॉल करने के बाद उसको अपडेट करने का ट्राई करो, वो अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर नैट गेटवे क्रिएट करो, फिर उसकी राउटिंग कॉन्फ़िगर करो। तो ये आप प्रैक्टिस करो तो ही आप सीख पाओगे, पढ़ने से कुछ नहीं है, आपको आना भी चाहिए। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पढ़ने के बाद आप ट्रबल शूटिंग की प्रैक्टिस करो, चैटजीपीटी से पूछ लो कि नेटवर्किंग ट्रबल शूटिंग बताओ एडब्ल्यूएस के अंदर, तो आपको पूरे क्वेश्चंस बताएगा, आप ट्राई करो उसको और इस तरीके से ही आप सीख पाओगे, ठीक है? अब आप नेटवर्किंग के बाद AWS पे आ जाओ। सबसे पहला काम आप ये करो कि AWS का एक अकाउंट बना लो। 200 क्रेडिट्स मिलते हैं 6 महीने के लिए, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस पे। तो सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप रीजन्स पढ़ो कि AWS में रीजन्स क्या होते हैं। फिर AWS में जाओ, देखो हाँ रीजन्स कहाँ पे हैं, रीजन को कैसे चेंज किया जा सकता है, रीजन क्यों यूज़ हो रहा है, क्यों इतने सारे रीजन्स AWS में हैं, ये पता करो। क्यों हम लोग के पास इतने AWS के पास इतने सारे रीजन्स है और क्या ज़रूरत है उसकी। तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ हायर अवेलेबिलिटी के लिए यूज़ होता है, लेटेंसी डिक्रीज़ करने के लिए होता है, कई सारे कारण होते हैं। आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। फिर अवेलेबिलिटी जोन्स पढ़ो कि हाँ एक रीजन के अंदर कितने अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, एक रीजन के अंदर इतने सारे अवेलेबिलिटी जोन्स क्यों होते हैं। आ, अगर एक एजी को कुछ हो गया तो वो हमारा तो अगर हमारा एक ही एजी में हमारा एप्लीकेशन है तो फिर तो डाउन टाइम आ जाएगा, इसलिए दूसरे इसमें हमें दूसरे एजी में भी हमारा एप्लीकेशन रखना चाहिए। अगर सारे ही एजीज उस रीजन के चले गए तो फिर हाँ हमारा एप्लीकेशन दूसरे रीजन में भी होना चाहिए। तो ये फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ इसलिए अमेज़ॉन में रीजन्स और एजीज होते हैं। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए कि सभी रीजन्स के नाम पता रहना चाहिए, उसके अंदर कितने एजीज हैं ये भी पता रहना चाहिए, ठीक है? अब आपने ये पढ़ लिया रीजन्स और एजी, अब आप आ जाओ IAM, वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो अब आप यूज़र तो क्रिएट आपने अपना कर लिया, मतलब अकाउंट बना लिया। अब सपोज़ आप एक नई कंपनी खोल रहे हो और आपको जो अपने अकाउंट क्रिएट किया उसको एक डेवलपमेंट अकाउंट बनाना है, मतलब डेवलपमेंट अकाउंट आपने नाम भी रखा है अकाउंट का। अब आपको उसमें डेवलपर्स को ऐड करना है, तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे आएगा आपका हेल्प IAM। तो IAM में आप यूज़र क्रिएट कर सकते हो। सपोज़ ए पर्सन आया, आपने उस ए पर्सन का यूज़र क्रिएट कर दिया उस अकाउंट के अंदर। अब वो उसी अकाउंट में अपने यूज़र से लॉगिन कर पाएगा, ठीक है? अब आप एक ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, सपोज़ आपको 2 ग्रुप बनाने हैं, एक डेवलपमेंट ग्रुप बनाना है, QA ग्रुप बनाना है। तो आप वहाँ पे एक ग्रुप भी बना सकते हो, फिर डेवलपमेंट ग्रुप के अंदर आप उस यूज़र को ऐड कर सकते हो, है ना? यूज़र मैनेज करने में ईज़ी हो जाता है अगर हम ग्रुप क्रिएट करते हैं तो। और फिर अब हमने यूज़र भी क्रिएट कर दिया, ग्रुप भी क्रिएट कर दिया, उसको ऐड भी कर दिया ग्रुप के अंदर। अब उसको क्या-क्या एक्सेस होना चाहिए, कौन सी सर्विसेज़ का एक्सेस होना चाहिए, रीड एक्सेस होना चाहिए, राइट एक्सेस होना चाहिए। तो ये डिसाइड करने के लिए आप पॉलिसीज़ पढ़ लो। पॉलिसीज़ पढ़ने के बाद फिर रोल्स पढ़ लो, IAM रोल्स कब क्यों कैसे यूज़ होते हैं। कई सारे यूज़ केसेस है, जैसे आपने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, अब EC2 इंस्टेंस को S3 बकेट का एक्सेस चाहिए, ठीक है? तो आप क्या करोगे, एक रोल क्रिएट करोगे IAM रोल, उसमें उसके अंदर S3 वाली पॉलिसी अटैच कर दोगे और वो IAM रोल को आप उस EC2 इंस्टेंस में अटैच कर दोगे। फिर EC2 के पास एक्सेस आ जाएगा S3 बकेट का। तो ये आप IAM पढ़ लो अच्छे से। अब IAM पढ़ने के बाद अब आ जाओ आप क्लाउड ट्रेल में। तो क्लाउड ट्रेल एक ऑडिट सर्विस है AWS की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी एक्टिविटीज़ होती है ना, जो आपकी यूज़र एक्टिविटी, API कॉल एक्टिविटी, किसने क्या ओपन किया, किस टाइम पे ओपन किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। तो सपोज़ किसी डेवलपर यूज़र ने कुछ इंस्टेंस डिलीट कर दिए, वैसे तो हमें एक्सेस ही नहीं देंगे डिलीट करने का, बट अगर गलती से कुछ उसने और कुछ काम कर दिया तो उसको कैसे ट्रैक करेंगे? तो वो पूरी ट्रैकिंग हिस्ट्री हमारी जो रहती है वो क्लाउड ट्रेल में रहती है, ठीक है? अब आपने क्लाउड ट्रेल पढ़ लिया। क्लाउड ट्रेल के बाद आप आ जाओ EC2 में। EC2 की जितनी भी सब सर्विसेज हैं वो पढ़ लो, जैसे कि EC2 मशीन्स, क्या टाइप्स होते हैं मशीन्स के, कंप्यूटराइज जिसमें कंप्यूट CPU ज़्यादा होते हैं, एक मेमोरी वाला भी सेगमेंट होता है जिसमें मेमोरी ज़्यादा होती है, GPU सेगमेंट होता है। तो उसके टाइप्स पता रहना चाहिए, क्या नाम है उसके, जैसे T2 डॉट माइक्रो, कई सारे टाइप्स होते हैं, वो भी आपको आना चाहिए। C5 डॉट एक्स लार्ज,
ये टाइप्स आपको पता रहना चाहिए, ठीक है? आपने EC2 पढ़ लिया, EC2 में मतलब फिर ये टाइप्स पढ़ लिए, फिर वर्चुअल मशीन क्रिएट करके देखो आप लोग उसमें, है ना? नेटवर्किंग में आपने तो VPC और सबनेट तो क्रिएट कर ही लिया है, अब आप उसमें आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके देख लो, ठीक है? फिर वॉल्यूम्स पढ़ लो, वो AZ स्पेसिफिक होते हैं, रीजन स्पेसिफिक अगर रीजन स्पेसिफिक नहीं होते, अगर एक सेम रीजन के दूसरे AZ में आप अटैच करना चाहोगे वॉल्यूम को तो अटैच नहीं होगा, इसलिए वो AZ स्पेसिफिक है। कई बार इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी ट्रिकी होता है, मैं इंटरव्यू क्वेश्चन में बताऊंगा आप लोगों को ये वाली चीज़ें। और फिर उसके बाद आप पढ़ लो लोड बैलेंसर्स, कितने लोड बैलेंसर्स होते हैं, फिर टारगेट ग्रुप उसके अंदर पढ़ लो, लिसनर्स पढ़ लो, पाथ बेस्ड राउटिंग, पोर्ट बेस्ड राउटिंग ये पढ़ लो आप उसके अंदर। फिर ऑटो स्केलिंग पढ़ लो, ऑटो स्केलिंग की कितनी पॉलिसीज़ होती हैं, स्टेप पॉलिसीज़, काफ़ी पॉलिसीज़ होती हैं, वो पढ़ लो। ऑटो स्केलिंग काफ़ी अच्छे से आनी चाहिए आप लोगों को। अब इसके अंदर आपको ये भी आना चाहिए कि आपके 5-6 इंस्टेंस हैं, अब उसको आपको लोड बैलेंसर के पीछे कैसे कनेक्ट करना है, मतलब टारगेट ग्रुप उस केस में काम में आएगा आपका। तो ये सारा आप प्रैक्टिस कर लो, ये सब सारी चीज़ें पढ़ लो। EC2 के अंदर प्रैक्टिस भी करो इसके साथ साथ में, ठीक है? तो EC2 में सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है ये पढ़ लो, अटैच करो सिक्योरिटी ग्रुप, नए पोर्ट्स ऐड करो, नई IPs ऐड करो। तो ये आप रूल से खेलो, ये खेलो आप इन सर्विसेज से, तभी आपके दिमाग में जाएगी और आप सीख पाओगे, ठीक है? EC2 सर्विस पढ़ लिया आपने। अब EC2 के बाद आप आ जाओ स्टोरेज पे। तो स्टोरेज में कई सारे स्टोरेज होते हैं, EFS होती हैं, इलास्टिक फाइल स्टोरेज, कब यूज़ होना चाहिए, कब यूज़ करते हैं। S3 भी एक है। अब पूछ सकते हैं कि EBS भी एक स्टोरेज है, तो इंटरव्यू में पूछते हैं कि डिफरेंस बताओ S3, EBS और EFS में कब यूज़ करना चाहिए, ये आपको पता रहना चाहिए। S3 के अंदर कई सारी लाइफ साइकिल पॉलिसीज़ होती हैं, वो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है? आपने स्टोरेज पढ़ लिया। स्टोरेज पढ़ने के बाद आप आ जाओ डेटाबेसेस पे। तो डेटाबेसेस पे आप RDS पढ़ लो, उसमें मल्टी AZ पढ़ लो, सिंगल AZ पढ़ लो, क्या होता है सिंगल AZ, मल्टी AZ क्या होता है, बैकअप कैसे लिया जाता है, बैकअप क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, ठीक है? आपने और फिर उसमें RDS में तो RDS पढ़ लिया, उसमें 4-5 फ्लेवर होते हैं, वो आपने पढ़ लिया। फिर एक अमेज़ॉन का अरोरा भी पढ़ लो, सर्वरलेस वाला, ठीक है? वो आप एक बार अच्छे से पढ़ लो। तो डेटाबेस के आपने ये 2 चीज़ भी कर ली तो वेरी इनफ है। डॉक्यूमेंट DB भी आप पढ़ सकते हो, बट उतना अभी बिगनर्स के लिए उतना वो नहीं है, पढ़ सकते हो बट आप लोग, ठीक है? फिर आप इलास्टिक कैश पढ़ लो, है ना? इलास्टिक कैश कैसे यूज़ होता है, कैसे क्रिएट होते हैं, क्या उसमें मशीन टाइप होती है, ये आप पढ़ लो। फिर इलास्टिक कैश के साथ आप लोग मेमोरी DB भी पढ़ लो, मेमोरी DB क्या होता है, कब यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ करना चाहिए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में, है ना? फिर आप लोग पढ़ लो SNS और SQS कब यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, आपको ये आना चाहिए, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों यूज़ होता है तो आना ही चाहिए आपको, किस यूज़ केस में हमें यूज़ करना चाहिए ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है? वैसे तो ये चीज़ें आर्किटेक्ट डिसाइड करता है कि क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं, तो इनिशियली आप इतना डीप में मत जाना, बस आप हाँ ये पता रहना चाहिए क्यों यूज़ करते हैं और कब यूज़ करना चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट आई भी तो आपको एटलीस्ट ये तो पता रहना चाहिए कि मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ और इसका क्या यूज़ है, तो आपको यूज़ केसेस तो पता होने चाहिए, ठीक है? फिर आप इसके बाद लैम्बडा फंक्शन और इवेंट ब्रिज पढ़ लो कि लैम्बडा फंक्शन में लेयर्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग इवेंट ब्रिज और SNS को इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग लैम्बडा फंक्शन ट्रिगर करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। इवेंट ब्रिज भी आप काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी यूज़फुल होता है। मैं एक सिनेरियो बताता हूँ कि मेरी पुरानी कंपनी में हम लोग स्पॉट इंस्टेंस यूज़ करते थे गेम प्ले करने के लिए। तो होता क्या था, फ्री यूज़र्स के लिए एक्चुअली, क्योंकि सस्ता होता है काफ़ी। तो होता क्या है कि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए भी होता है, AWS कभी भी आपका वो टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है? तो वो जो 30 सेकेंड्स का विंडो पीरियड होता है ना टर्मिनेशन वाला, वो AWS हमें पहले से बता देता है, तो वो इन्फॉर्मेशन इवेंट ब्रिज में आ जाती है, तो वो हमें कैप्चर करना पड़ता है। तो इवेंट ब्रिज का ये भी है कि जितने भी इवेंट्स जनरेट होते हैं सबसे पहले वो इवेंट ब्रिज से ही होते हैं AWS के। और
एक और इसका अभी इवेंट ब्रिज का ये भी है कि आप क्रोन भी लगा सकते हो इवेंट ब्रिज पे। जैसे कि कुछ हम आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है ना, ये अगर इवेंट आया तो वो आपको मेल पे चाहिए तो एसएनएस ट्रिगर कर सकते हो या तो उसको एसक्यूएस में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सिनारियो आपको आना चाहिए, कब यूज़ केसेस है, कैसे होना चाहिए, कब यूज़ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर आप आ जाओ क्लाउड वॉच पे, वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज आपको AWS EC2 इंस्टेंस की मैट्रिक्स देखनी है, किसी भी AWS रिसोर्स की आपको मैट्रिक्स देखनी है या उसकी कस्टम मैट्रिक्स आपको देखनी है या एडिशनल मैट्रिक्स देखनी है, तो आप क्लाउड वॉच में जा सकते हो और वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मैट्रिक्स बताती है, आप डैशबोर्ड पे भी देख सकते हो, बट और एडिशनल मैट्रिक्स अगर आपको देखनी है, एडिशनल मैट्रिक्स कॉन्फ़िगर करनी है, तो AWS क्लाउड वॉच की हेल्प ले सकते हो। उसमें आप अलार्म भी सेट कर सकते हो। सपोज़ आपका थ्रेशोल्ड AWS CPU थ्रेशोल्ड जो EC2 इंस्टेंस का है वो 80% के अबव जा रहा है, तो आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए। ऐसे कई सारे आप कस्टम अलार्म लगा सकते हो, है ना। तो क्लाउड वॉच भी आप अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, एक और इसमें ये है कि अगर आपको कस्टम मैट्रिक्स चाहिए आपके एप्लीकेशंस के अंदर, आपके एप्लीकेशंस जहाँ पे भी इंस्टॉल्ड है जो EC2 इंस्टेंस है और वहाँ पे आपको कस्टम मैट्रिक्स चाहिए, तो आप वहाँ पे क्लाउड वॉच एजेंट इंस्टॉल करोगे और वो फिर कॉन्फ़िगर करोगे क्लाउड वॉच के साथ। तो वो आपको आना चाहिए कैसे आप कॉन्फ़िगर करोगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आपको अगर एडिशनल मैट्रिक्स देखनी है तो आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आपने ये क्लाउड वॉच में ये सारा पढ़ लेने का है। अब आप नेटवर्किंग तो आपने पढ़ ली थी, कुछ और चीज़ें उसमें आप एडिशनल पढ़ सकते हो। जैसे ट्रांजिट गेटवे आप पढ़ लेना और लैटिस पढ़ लेना। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको कि क्या है। और हाँ, राउट 53, ठीक है, राउट 53 आप पढ़ लेना, उसमें होस्टेड जोन क्या होते हैं, पॉलिसीज़ क्या होती हैं। AWS राउट 53 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेल ओवर पॉलिसी क्या होती है, वेटेड पॉलिसी क्या होती है उसके अंदर, हेल्थ चेक क्या होता है राउट 53 के अंदर, तो ये आपको पता रहना चाहिए। उसमें प्राइवेट होस्टेड जोन भी होता है, पब्लिक होस्टेड जोन भी होता है। तो आप AWS राउट 53 भी पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं इस पर। ठीक है, और फिर आप इसके बाद पढ़ लेना क्लाउड फ्रंट। जैसे हमारा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, जैसे अभी CDN अकामाई का CDN हो गया, क्लाउड फ्लेयर का CDN हो गया, तो वैसे AWS में भी क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन CDN बोलते हैं उसको, तो वो भी आप अच्छे से पढ़ लेना। ओरिजिन्स क्या होते हैं, ठीक है, टारगेट क्या होते हैं, पॉलिसीज़ क्या होती हैं, तो ये बिहेवियर्स क्या होते हैं, तो ये आप बहुत अच्छे से उसको पढ़ लेना क्लाउड फ्रंट को भी। तो आई बिलीव इतना AWS और भी छोटी मोटी सर्विसेज है जैसे AWS सीक्रेट मैनेजर, KMS, तो ये छोटी मोटी सर्विसेज हैं, ये पढ़ लेना। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के कोर्स, मैं जब AWS पढ़ रहा था तो मैंने स्टीफन मैरिक का कोर्स यूडेमी में मिल जाएगा, फ्री भी मिल जाता है। अगर आप वो कोर्स का नाम स्पेस फ्री डालोगे तो आपको फ्री भी मिल जाता है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप वो कोर्स ले लो और उसको पढ़ो, काफ़ी अच्छे से वो बंदा समझाता है और काफ़ी ईजी लैंग्वेज है उसकी। तो और मुझे ऐसा लगता है कि साथ साथ में ना आप थोड़ा माइंडसेट AWS सर्टिफिकेशन का भी बना के रखो। एटलीस्ट आप प्रैक्टिशनर तो मत करो, इट्स वेरी इजी। आप AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट वाला सर्टिफिकेशन ज़रूर करो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि मेरे लिए तो हेल्पफुल था। अगर आप इंटरव्यू के टाइम पे क्या होता है कि आपको एडिशनल प्रेफरेंस मिल जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो सर्टिफिकेशन का भी आप एक माइंडसेट AWS पढ़ते पढ़ते रखना। ठीक है, अब जैसे ही AWS है ना, तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप टेराफॉर्म भी साथ साथ में ही पढ़ लो। कि आप सपोज़ अगर EC2 मैनुअली क्रिएट कर रहे हो या कोई भी सर्विस मैनुअली क्रिएट कर रहे हो, तो देखो टेराफॉर्म में कैसे वो क्रिएट हो रही है। कुछ भी, टेराफॉर्म इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी ईजी। ठीक है, तो आपको जो भी सेटिंग्स वहाँ दिख रही है ना UI पे, वो सेम सेटिंग्स ना AWS टेराफॉर्म के ब्लॉक में यूज़ होती है। ठीक है, तो आप वो टेराफॉर्म भी साथ साथ में पढ़ लो। टेराफॉर्म के अंदर आप पहले तो यही पढ़ लो कि आर्किटेक्चर क्या है उसका। ठीक है, कैसे वो टेराफॉर्म काम करता है, स्टेट फाइल क्या होता है वहाँ पे, स्टेट लॉकिंग क्या होता है, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं स्टेट को, ये सब पढ़ लो। ये बेसिक है टेराफॉर्म। इसका मैंने ज़ील वोरा का कोर्स लिया था इसके लिए, टेराफॉर्म के लिए मैंने। काफ़ी इजी वे में वो समझाता है, तो मैंने उस टाइम पे मेरे माइंड में ये भी था कि मैं टेराफॉर्म अगर पढ़ रहा हूँ तो मैं सर्टिफिकेशन भी करूँगा। तो आप लोग भी ऐसे ही माइंडसेट रखो कि AWS पढ़ रहे हो तो AWS का सर्टिफिकेशन कर लूँगा और टेराफॉर्म के टाइम पे टेराफॉर्म का सर्टिफिकेशन कर लूँगा। ये 2 सर्टिफिकेशन मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिनक्स का मत करना, बट ये 2 सर्टिफिकेशन आप ट्राई करना कि कर लो आप। ठीक है, तो टेराफॉर्म आप अच्छे से पढ़ लेना, ये ज़ील वोरा का कोर्स लेके।
ज़्यादा उसमें कुछ मुझे टफ़ नहीं लगता है उतना, बहुत इजी होता है। मॉड्यूल्स पढ़ लेना उसमें, टेराफॉर्म में मॉड्यूल्स क्या होता है, मेन डॉट टी एफ क्या होता है, वेरिएबल डॉट टी एफ क्या होता है, टेराफॉर्म प्लान क्या होता है, इनिट क्या होता है, अप्लाई क्या होता है। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस का तो मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं टेराफॉर्म के, तो मैं आपको बताऊंगा उसमें। तो आप वो ज़ीलबोरा का कोर्स लेना, काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। फिर आप अगर ये करते हैं तो इसके बाद आप लोग डॉकर पढ़ लो। डॉकर में आप बेसिक ही पढ़ लो, ज़्यादा डीप में मत जाना कि डॉकर क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर पढ़ लेना। डॉकर का इमेज बिल्ड करने के लिए जो डॉकर फाइल हम लोग बनाते हैं, तो उसमें जो भी फील्ड्स होती हैं, जैसे वर्क डायरेक्टरी, कॉपी, रन, ऐड, एंट्री पॉइंट, CMD, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि इस पे इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। उसकी नेटवर्किंग पढ़ लेना, 3 टाइप की जो नेटवर्क होते हैं, नेटवर्किंग होती है डॉकर में, वो पढ़ लेना आप लोग। डॉकर इमेज कैसे बनाते हैं, ठीक है। डॉकर इमेज बनाने के बाद एक्चुअली एक और स्ट्रैटेजी होती है। इमेज तो बना ली आपने, बट साइज़ बहुत बड़ी हो जाती है कई बार, तो उसको मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी से हम लोग उसकी साइज़ को रिड्यूस भी कर सकते हैं, तो ये भी आप पढ़ लेना क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने इमेज तो बना लिया, वो इमेज से कंटेनर रन करना है आपको, तो वो कंटेनर कैसे रन करेंगे, कंटेनर्स के लॉग्स कैसे देखेंगे, कंटेनर को इंस्पेक्ट कैसे करेंगे, कंटेनर को स्टॉप कैसे करेंगे, कंटेनर से एग्जिट कैसे करेंगे, कंटेनर्स में SSH कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि डॉकर में, हाँ, डॉकर कंपोज भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, ठीक है। थोड़ा उतना डीप में मत जाना, बस बेसिक नॉलेज रखना डॉकर कंपोज क्या होता है। तो ये हो गया डॉकर के बारे में। फिर आप जंप कर सकते हो क्यूबरनेटिस। आई लव क्यूबरनेटिस, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी क्यूबरनेटिस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनो, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल मैंने जितनी भी अभी कंपनी में काम किए हैं ना, उन सब वो सभी कंपनी क्यूबरनेटिस यूज़ करती है, क्योंकि काफ़ी अच्छा होता है। आप लोग उसका नेटवर्किंग खुद से डिज़ाइन करते हो, सिक्योरिटी खुद से डिज़ाइन करते हो, काफ़ी कैपेबल, मतलब काफ़ी कुछ आप उससे कर सकते हो। स्केलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, अपने हिसाब से स्केलेबिलिटी बढ़ा सकते हो, है ना, काफ़ी बहुत कुछ है। तो आप क्यूबरनेटिस में क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। तो क्यूबरनेटिस में सबसे पहले तो आप उसका आर्किटेक्चर पढ़ लो, क्यों यूज़ होता है ये पढ़ लो। आर्किटेक्चर पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कि क्या मतलब मैंने रखा भी है, एक शॉर्ट्स भी है मेरे ऊपर, मैंने बनाया हुआ है आर्किटेक्चर के ऊपर, तो आप वो देख सकते हो। आर्किटेक्चर आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। क्यूबरनेटिस हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं, ये तो सबसे बेसिक है, सबसे पहले तो यही आना चाहिए कि हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं क्यूबरनेटिस, ठीक है। आर्किटेक्चर पे पढ़ लिया आपने। आर्किटेक्चर के बाद फिर आप ये पढ़ लो कि डिप्लॉयमेंट क्या होता है, स्टेटफुल सेट क्या होता है, रेप्लिका सेट क्या होते हैं, पॉड क्या होता है, पॉड के अंदर कंटेनर क्या होता है, साइडकार कंटेनर क्या होता है, इनिट कंटेनर क्या होता है। इसके लिए मैंने क्यूबरनेटिस का कोर्स, हाँ, क्यूबरनेटिस के लिए आप लोग मुमशाद करके एक ट्यूटर है, काफ़ी अच्छे ट्यूटर हैं, उनका कोड क्लाउड करके एक प्लेटफॉर्म है, तो वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनका कोर्स ले सकते हो। तो मुझे जब मैं क्यूबरनेटिस पढ़ रहा था, तो मेरा एक माइंडसेट था कि मुझे इसका सर्टिफिकेशन भी करना है साथ साथ में, तो मैंने CDAC वाला किया था। CKAD है ना, डेवलपर वाला होता है CCAT। तो मैंने डेवलपर वाला किया था, तो मैंने उनका कोर्स ले लिया था। तो वो आप भी ले सकते हैं, उनका कोर्स यूडेमी में भी अवेलेबल है। 399 499 बहुत सस्ता मिल जाता है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। या कोड क्लाउड का भी मेंबरशिप होता है महीने का, तो वो भी आप ले सकते हो। तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। अब वो आप कोर्स ले लो और उससे पढ़ लो, तो उसमें काफ़ी अच्छे से बताया है। उतना अगर आपने पढ़ लिया तो काफ़ी इनफ है, ठीक है। तो फिर ये तो आपको मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स बता दिए कि ये सब आपको पढ़ने हैं। फिर आप इसमें प्रैक्टिस भी करो, आप डिप्लॉयमेंट फ़ाइल बनाओ, ठीक है, सर्विस फ़ाइल बनाओ। सर्विस फ़ाइल के बाद इंग्रेस क्या होता है, इंग्रेस फ़ाइल बनाओ, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को फिर आप डिप्लॉय करके देखो। कुबरनेटिस क्लस्टर आप AWS में क्रिएट कर सकते हो, EKS सर्विस है नाम AWS में, तो वो आप क्रिएट कर लो। उसमें आप सारा अच्छे से कंटेनर क्लस्टर क्रिएट करने के बाद नोड अटैच करो कि नोड कैसे अटैच होते हैं। वैसे AWS में तो ऑटोमेटिकली होते हैं, तो मैं तो आपको ये रिफ़र करूँगा कि EKS ना क्रिएट करते हुए आप अपने सिस्टम में क्रिएट करो पूरा क्लस्टर,
ठीक है। क्यूब एडीएम एक टूल है, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करता है कि आपको क्यूबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट करने का आपका लोकल लैपटॉप में। तो आप उसका, तो उससे आपको काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर का नॉलेज हो जाता है कि आप मास्टर नोड कैसे क्रिएट कर रहे हो, नोड कैसे, उसके स्लेव नोड कैसे यूज़ कर रहे हो, है ना। अपग्रेड करना है तो वो कैसे कर रहे हो, मास्टर में जितने कंपोनेंट्स हो रहे हैं तो उसमें कुछ इशू आ रहा है तो आप उसको कैसे डीबग फिक्स करके कैसे उसको फिक्स कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि आपको लोकली ही क्रिएट करना चाहिए। फिर उसमें आप डिप्लॉयमेंट फाइल, सर्विस फाइल, इंग्रेस फाइल, हॉरिजॉन्टल पॉड्स किलर फाइल, ये सारी चीज़ें आप उसमें कॉन्फ़िगर करो, स्क्रिप्ट लिखो, मैनिफेस्ट फाइल लिखो YAML में, फिर उसको डिप्लॉय करो। एक बेसिक कोई भी एनजिनिक्स की इमेज ले लो, ठीक है, तो एनजिनिक्स डिप्लॉय करके देखो ये सभी फाइलों से, तो आपको आइडिया आएगा कि क्यूबरनेटिस कैसे काम करता है, ठीक है। ये पढ़ने के बाद आप स्टेटफुल सेट में जाओ, एक डेटाबेस या रेडिस जो भी है, स्टेटफुल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देखो, तो आपको आइडिया आएगा। परसिस्टेंट वॉल्यूम पढ़ लो कि परसिस्टेंट वॉल्यूम, अगर हमें कोई वॉल्यूम चाहिए तो कैसे हमको उसको असाइन कराएंगे नोड को, तो ये आपको आना चाहिए। लॉगिंग कैसे होती है क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर, अगर कोई इशू आ गया पॉड के अंदर, कोई सर्विस डाउन हो गई, तो आपको डीबग करना आना चाहिए कि आप कैसे। तो सबसे पहले आपको लॉग्स की कमांड आनी चाहिए, kubectl लॉग्स कमांड होती है, तो वो लॉग्स आप उससे देख सकते हो, है ना। काफ़ी सारी इवेंट्स भी देख सकते हो आप, नोड के इवेंट, तो उससे आपको आइडिया लगता है कि डिस्क्राइब करके देख सकते हो, तो उससे आइडिया लगता है कि क्या इशू आया। तो ये डीबगिंग वाला भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये हो गए। आप क्रोन जॉब्स भी पढ़ सकते हो, उतना आप यूज़ होता है बट आप अभी बेसिक में आप इतना पढ़ सकते हो। तो ये ओवरऑल क्यूबरनेटिस में आप इतना पढ़ सकते हो। अब आ जाओ आप लोग मॉनिटरिंग पे, ठीक है। तो मॉनिटरिंग के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि लॉगिंग के लिए आप लोकी ले लो, ग्राफाना का लोकी, और मेट्रिक्स के लिए प्रोमीथियस यूज़ कर लो, ठीक है। तो आप काफ़ी अच्छे से मॉनिटरिंग आपको आ जाएगी, ठीक है। तो आप एक काम करो, एक EKS क्लस्टर इंस्टॉल करो। EKS क्लस्टर भी अगर आपको इंस्टॉल नहीं करना है तो आप एक वर्चुअल मशीन ही लो। EKS क्लस्टर करोगे तो काफ़ी सारा सेटअप होगा और कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, तो इससे अच्छा आप एक वर्चुअल मशीन ले लो। वर्चुअल मशीन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, है ना। और उसके अंदर जैसे प्रोमीथियस के लिए हमको नोड एक्सपोर्टर एजेंट लगता है, तो नोड एजेंट वर्चुअल मशीन पे डाल दो, और प्रोमीथियस के लिए एक अलग सर्वर बना लो या उसी में रख लो, उसी वर्चुअल मशीन में रख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ब्लॉगिंग के लिए आप लोग लोकी ले लो। तो लोकी के लिए हमको प्रॉम्पटेल एजेंट लगता है, तो वो उसी मशीन में इंस्टॉल कर लो, लोकी भी उसमें इंस्टॉल कर लो। और फिर ग्राफाना भी उसी में इंस्टॉल कर लो, और ग्राफाना में लॉगिन करके प्रोमीथियस को कॉन्फ़िगर कर लो और लोकी को कॉन्फ़िगर कर लो। तो फिर आप वहाँ पे लॉगिंग भी देख पाओगे ग्राफाना डैशबोर्ड में, और मैट्रिक्स भी देख पाओगे। तो काफ़ी अच्छे से आपका मॉनिटरिंग कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। कई सारे आप उसमें कस्टम मैट्रिक्स बनाओ, काफ़ी सारे प्री डिफाइंड डैशबोर्ड भी होते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो ग्राफाना के। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप मॉनिटरिंग के लिए वर्चुअल मशीन, लॉगिंग के लिए लोकी यूज़ कर लो, और मैट्रिक्स के लिए प्रोमीथियस, और विजुअलाइजेशन के लिए ग्राफाना। इनफ है, ये इतना आपको आ गया तो मॉनिटरिंग मुझे लगता है कि आपको समझने लग जाएगी आपको मॉनिटरिंग। तो ये है ओवरऑल डेवऑप्स का रोड मैप। मुझे लगता है अगर आप इतना कर पाओगे, इतना अगर आपने पढ़ लिया ना, तो आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाओगे, और मुझे लगता है क्रैक भी कर लोगे इंटरव्यू, है ना। तो यही था ओवरऑल। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर हाँ, प्लीज़ डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे तो ही चीज़ें आएंगी। डाउट्स आएंगे आपके दिमाग के अंदर, डाउट्स आएंगे तो और क्वेश्चंस बनेंगे, वो क्वेश्चन को देखोगे तो उससे और आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो ये मुझे लगता है कि प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है। तो दैट्स ऑल। अगर कोई भी आपको डाउट्स होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।